नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संभाली जिम्मेदारी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी से मिली राष्ट्र सेवा की प्रेरणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई। नितिन नवीन को बताया बॉस और खुद को कार्यकर्ता। कहा, हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था, कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी। घुसपैठ और परिवारवाद पर भी साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर थम नहीं रहा बवाल। फरक्का और चाकुलिया के बाद अब बासंती के सोनाखाली में एसआईआर सुनवाई केंद्र पर जमकर तोड़फोड़, भारी पुलिस बल तैनात। दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, भारत और आंध्र प्रदेश तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। अमरावती को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने का है लक्ष्य। वैश्विक निवेशकों को आंध्र की ग्रोथ का भागीदार बनने का दिया निमंत्रण। लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया उद्घाटन। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में ले रहे हैं हिस्सा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 45 वर्षीय नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी भाजपा के भीतर लोकतंत्र और संगठनात्मक अनुशासन का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 45 वर्षीय नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। संगठन पर्व की प्रक्रिया के तहत हुई नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी भाजपा के भीतर लोकतंत्र और संगठनात्मक अनुशासन का प्रतीक है, जिसका पालन प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं और कहते भी हैं कि वे भाजपा कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बॉस। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। भारत में बहुत सारे बदलाव देखने वाले मिलेनियम पीढ़ी के नितिन नवीन को पीएम मोदी ने युवा, ऊर्जा और भरपूर अनुभव वाला नेता बताया। उन्होंने कहा, खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश भाजपा का संस्कार है और इसी भाव के साथ बीते 11 वर्षों में सरकार ने अनेक चुनौतियों पर विजय पाई है। उन्होंने घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले राजनीतिक दलों से सभी को आगाह रहने को कहा और अर्बन नक्सल के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर चिंता व्यक्त की। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अर्बन नक्सली लगातार कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को हमें संगठन की ताकत से, वैचारिक ताकत से और हमारे परिणामकारी इतिहास को
बुलंदी दे करके उनको परास्त करना है, उनको तोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर भी उसे घेरा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सामाजिक न्याय के नारे को सच स्वरूप में जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं को सरकारी फाइलों से निकालकर गरीबों के घर तक पहुंचाया गया है। पीएम ने कहा कि माताओं बहनों की पीड़ा उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी है और तब जल जीवन मिशन लेकर आए और सिर्फ 5-6 सालों में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा गया। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर हमले किए। वहीं परिवारवाद और अर्बन नक्सल को देश के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। साथियों, एक और बड़ी चुनौती अर्बन नक्सल की भी है। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है और यहां अर्बन नक्सल की बड़ी चतुराई होती है। ये यहां मीडिया वाले इतने बैठे हैं ना, अगर साल में एकाध बार भी अगर मोदी की किसी अच्छी चीज को उन्होंने ट्वीट कर दिया या टीवी पे बोल दिया या अखबार में लिख दिया, तो उस पत्रकारी तो ऐसी फजेत कर देते, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, उसको अछूत बना देते हैं, भविष्य में वो कभी बोल ना सके ऐसा कर देते हैं। ये अर्बन नक्सल की स्टाइल है। हमको भी सालों तक ऐसा अछूत बना के रख दिया पूरे देश में भाजपा को। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अर्बन नक्सली लगातार कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को हमें संगठन की ताकत से, वैचारिक ताकत से और हमारे परिणामकारी इतिहास को बुलंदी दे करके उनको परास्त करना है, उनको तोड़ना है। साथियों, देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। और जब मैं परिवारवाद की बात करता हूं तो अर्बन नक्सल मैदान में आ जाते हैं। वो मुझे कहते हैं फलाने के बेटा, डिकना का बेटा, वो बात को डाइवर्ट करते हैं। किसी के बेटे की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, किसी की बेटी की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो गया है। पार्टी का जन्म किसी परिवार ने किया, पार्टी में लगातार एक के बाद एक उनके परिवार के ही अध्यक्ष होते हैं। पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको विचार से लेना देना नहीं, उनको उस परिवार से समर्पित रहना पड़ता है। ये परिवारवाद
खतरनाक है। ये लोकतंत्र का दुश्मन है और ये परिवारवादी राजनीति ने देश के नौजवानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, उनके आगे आने के सारे मौके खत्म कर दिए हैं। और इसलिए देश के इन युवाओं को अवसर मिलने ही चाहिए जो राजनीति के माध्यम से नए समाधान देने के लिए आगे आना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा है, मैं 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार में पहली बार वो राजनीति में आएंगे। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच हमें हर उस बुराई से दूर रहना है। और ये बात मैं जरा गंभीरता से बताना चाहता हूं। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, निरंतर आशीर्वाद दे रही है। हम जो कुछ भी है जनता जनार्दन के आशीर्वाद के कारण है। हम जो कुछ भी हैं मेहनत कश समर्पित कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण है। और इसलिए जब इतने बढ़ रहे हैं, इतना सम्मान मिल रहा है, इतनी स्वीकृति मिल रही है, तब हमारा दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। और पल पल हमें सोचना चाहिए वो कौन से कारण हैं जिसने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। वो कौन सी बुराइयां कांग्रेस में घुस गई जो आज कांग्रेस को तबाही के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया। हमें उन सारी बुराइयों से बचना है। ये बुराइयां किसी भी सूरत में हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए। हमें इससे बच के रहना है। और जहां जहां हम बच के रहते हैं, हमें कोई मुकाबला नहीं कर पाता है। साथियों, आज देश को याद भी नहीं होगा कि 1984 में 1984 में कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें मिली थी, नेहरू जी के जमाने से भी ज्यादा। और देश ने करीब करीब 50% वोट दिया था कांग्रेस को। लेकिन आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। जेपी नड्डा ने इस अवसर को पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि संगठन एक नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि आप
संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं। आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। अपने पहले संबोधन में नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर विकास के मॉडल को आगे बढ़ाना है। साथ ही इस दौरान नितिन नवीन ने विकसित भारत के संकल्प को भी दोहराया। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को ये उम्मीद है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा में युवाओं की भागीदारी आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने राष्ट्रीय भाजपा मुख्यालय पर रविशंकर प्रसाद से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन ने कहा कि युवाओं को सियासत में आना चाहिए, लेकिन ये 100 मीटर का रेस नहीं है, शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट के लिए आइए और धैर्य रखिए। कैसे देखते हैं? यही है भाजपा की राजनीति, यही तो है। नितिन जी पहली बार विधायक बने, 5 बार के विधायक बने, शनै शनै आगे बढ़ते गए, पार्टी ने आगे बढ़ाया, अपना काम दिखाया। और आज आपने देखा क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने, वो मेरे बॉस हैं। ये संस्कार समझते हैं। देखिए, देश की राजनीति में अब विश्वास की कमी हो रही है, बहुत क्लेश होता है, उसमें भाजपा का ये संस्कार दिखाई पड़ा। ये देश की राजनीति में एक सहजता, समन्वय और स्नेह का परिचायक है। 45 साल की बीजेपी और 45 साल का अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद सधे हुए शब्दों में क्या कहेंगे? यही तो भाजपा का इतिहास है, संस्कार है, वर्तमान है, भविष्य है। उनकी अगुवाई में पार्टी खूब आगे बढ़ेगी, हमें पूरा विश्वास है। कैमरामैन उत्तम के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज। वहीं नितिन नवीन के निर्विरोध भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पटना स्थित उनके आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। तो भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन और पटना में उनके निवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने दिवाली जैसा जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नितिन नवीन की ताजपोशी की शुभकामनाएं दी। 45 वर्ष के नितिन नवीन भाजपा के युवा अध्यक्ष के तौर पर उन्हें निर्वाचित किया गया है। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का झारखंड के रांची से भी खास नाता रहा है। उन्होंने रांची से भी पढ़ाई की है। रांची में मामा मामी के घर से उनकी कुछ यादें जुड़ी हैं। पिछली होली भी उनकी रांची में ही गुजरी थी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर कुमार ने नितिन नवीन के मामा मामी से खास बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी हो गई है। उनका झारखंड से भी गहरा नाता है। यहाँ उन्होंने बीआईटी मिश्रा से उन्होंने पढ़ाई भी की है और उनके जो हम कह सकते हैं नानी घर के कई परिवार के सदस्य यहाँ पे रहते हैं। हमारे साथ उनके मामा जी और मामी हैं जिनका बहुत ही गहरा लगाव भी रहा है। पिछले होली भी उन्होंने यहाँ और इसी घर में भी मनाया था। किस तरीके का आज खुशी आप लोगों को? हम लोगों को तो काफ़ी खुशी मिल रही है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं, तो इतनी खुशी हम लोग को पहली बार मिल रही है और इसके लिए हम लोग काफ़ी जश्न भी मनाया जिस दिन हम लोग को ये न्यूज़ मिला। पढ़ाई के दिनों में भी यहाँ आते रहते थे और आपसे बहुत ज़्यादा लगाव भी है, तो कुछ संस्मरण आप शेयर करना चाहेंगे?
ऐसे तो बहुत मैंने मजाकिया किस्म के भी वो रह चुके थे, बहुत मजाक भी करते थे। और उनके साथ जहाँ जहाँ वो जाते थे हम लोग उनके साथ गए। होली के समय भी वो आए हुए थे तो बोले कि चलिए हम लोग पतरातू भी घूम के आते हैं। हम लोग पतरातू भी गए, घर में भी खुशी का माहौल रहा, जश्न का माहौल रहा, हम लोग खूब होली खेले। सुकून के पल नितिन नवीन जी ने इस घर में बिताए हैं। मामी जी हमारे साथ हैं, किस तरीके का आपका अनुभव है? बहुत बढ़िया अनुभव है इनके लिए। और सबसे पहले तो नितिन जी को उनके इस जीत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और भगवान करे वो अपने इस लाइन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, ऐसी कामना है उनके साथ है। और निश्चित तौर पर ये खुशी चेहरे पर साफ तौर पर बयां कर रही है कि जो एक ओहदा और एक जो रुतबा होना चाहिए वो नितिन नवीन ने हासिल किया है। और ये उनके संयम और जो एक कह सकते हैं सूझबूझ का भी परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका उन्हें इनाम दिया है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। फरक्का और चाकुलिया के बाद अब बासंती के सोनाखाली में एक बार फिर एसआईआर सुनवाई केंद्र में तोड़फोड़ और उपद्रव की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां और मेजें तोड़नी शुरू कर दी, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख प्रशासन को सुनवाई प्रक्रिया तत्काल रोकनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुनवाई के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद उन्हें रसीद नहीं दी जा रही है। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मौके पर बारुईपुर पुलिस जिले के एसडीपीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी बार बार प्रक्रिया में भले ही बाधा डालने का प्रयास कर रही हो, लेकिन आयोग अपना काम बेहतर ढंग से सही समय पर पूरा कर लेगा। हम लोग चाहते हैं कि एसआईआर साफ सुथरा हो और जो सही में यहाँ वोटर होने का अधिकारी है उनको वोटर बनाया जाए, और कोई बिना डॉक्यूमेंट वाला व्यक्ति हो जिसका अधिकार नहीं है उसको वोटर लिस्ट से अलग किया। इतना ही तो काम है और वो सुचारू रूप से हो रहा है। हाँ, उसमें व्यवधान डाल रहा है टीएमसी, अदालत में बार बार जा करके, चुनाव कमीशन को परेशान करके। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है चुनाव कमीशन काफ़ी सीरियस है, काम ठीक ठाक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद के निर्माण में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में सामने आए इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि मस्जिद के प्रबंधक ने सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर कब्रिस्तान की जमीन को वक्फ घोषित करा लिया। जांच में जमीन पर एक मस्जिद, 11 मकान और 1000 वर्ग मीटर की खेती की भूमि मिली है। यह भूमि आरक्षित ग्राम सभा संपत्ति में आती है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 329(3) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 व 3 के तहत मामला दर्ज किया है। राजस्व प्रशासन की टीम ने 9 जनवरी को मौके पर जाकर पैमाइश की थी, जिसके बाद सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होने का मामला सामने आया था। एक जांच के दौरान ग्राम कसेरुआ में यह पाया गया कि गाटा संख्या 409 पर जो चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत कब्रिस्तान के रूप में सुरक्षित थी, उस लैंड पर एक मस्जिद बना ली गई है और 3 मकान बना लिए गए हैं। क्योंकि कब्रिस्तान की भूमि पर कभी भी मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता, इस प्रकार उसने न केवल वक्फ बोर्ड के साथ गलत तथ्य प्रस्तुत किया, अपितु ग्राम सभा की संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई है। इसलिए थाना नखासा में ऐसे मस्जिद के प्रबंध तंत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।
मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की नई याचिका पर गुरुवार 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर याचिका में बसंत पंचमी पर वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज से रोकने और सिर्फ हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा अर्चना की इजाजत देने की गुहार लगाई गई है। वकील विष्णु शंकर जैन की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई का भरोसा दिया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दूरदर्शन समाचार पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।